Hello friends, how are you? In our last class, we discussed about biodiversity, the global biodiversity and Indian biodiversity in India. And in that topic, we considered that the angiosperms are the plant which has highest number of species, and similarly arthropoda in animals have highest number of species. Okay, and after that we considered that the biodiversity in India, in which we discussed that India is a very rich country in consideration of biodiversity, that India has 2.4% of the total land, while 7 to 8% of world's total biodiversity is found in India. Other than it, the all type of ecosystem, that is grassland ecosystem, river, tree, desert ecosystem, or various the wetland ecosystem, all kind of ecosystems are found in India. That's why India is included in the 17 mega diverse country. Okay, and we also discussed that into, as per the Ministry of Environment, Government of India, there are 459,868 plant species and 91364 animal species that are found in India. Okay, and we also discussed that India is rich in agricultural diversity. Okay, we are seventh place in the world in the terms of agriculture. Okay, now I'm starting a topic that is biodiversity hotspot, and it is very important for exam. It is very important for our exam. The questions comes in our mind, that is, what is biodiversity hotspot? What is biodiversity hotspot? A place where huge biodiversity is found. A place where huge biodiversity is found called biodiversity hotspot. कोई भी एक ऐसा प्लेस या एरिया जहां पर बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, क्या है, जहां पर बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, ह्यूज बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, दैट इज नॉन एज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट. उसको क्या बोला जाता है? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बोलते हैं. गॉट इट? Biodiversity, the concept of biodiversity hotspots was given by the British ecologist Norman Mailer in 1988. 1988 के अंदर जो ब्रिटिश इकोलॉजिस्ट जो थे नॉर्मन मेयर्स, उन्होंने सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का कॉन्सेप्ट दिया था. ओके, और उनके कॉन्सेप्ट की बेसिस पर 25 regions of the world was declared as biodiversity hotspot in 1999. 1999 तक उनका ये जो कॉन्सेप्ट जो दिया गया था, उसको बेस लेते हुए वर्ल्ड के 25 एरियाज या रीजन्स को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट डिक्लेयर किया गया. गॉट इट? एट प्रेजेंट 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स इन द वर्ल्ड. आज की अगर अपन बात करें तो वर्ल्ड में 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स पाए हैं या मौजूद हैं. These hotspots are more than 50% of world's endemic plant species. इन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में जो वर्ल्ड की जो 50% जो एंडेमिक प्लांट स्पीसीज है. एंडेमिक प्लांट स्पीसीज का मतलब होता है ऐसी स्पीसीज जो कि वर्ल्ड के पर्टिकुलर एरिया में ही पाई जाती हैं. ऐसी स्पीसीज जो कि एक पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती हैं, उनके लिए वर्ड काम में लिया जाता है एंडेमिक स्पीसीज. हिंदी में बोलते हैं इनको स्थानबद्ध यानी कि एक पर्टिकुलर रीजन में. गॉट इट? तो यहां पर 34 जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं, इनमें 50% ऑफ वर्ल्ड्स एंडेमिक स्पीसीज पाई जाती हैं, और ये वर्ल्ड का ओनली एंड ओनली 2.3% एरिया कवर करते हैं. मतलब वर्ल्ड के इसमें 2.3% में 50% एंडेमिक स्पीसीज पाई जाती हैं. नाउ यू कैन कंसिडर द इंपॉर्टेंस ऑफ दीज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का. अब आप इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं कि इनमें 50% वो प्लांट स्पीसीज पाई जाती हैं जो दुनिया में और कहीं नहीं है, पर्टिकुलर एरिया में ही है. ओके, नाउ द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज
that what are the conditions of bio declaration of a biodiversity hotspot. क्या कंडीशंस होती हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट डिक्लेयर करने की? फर्स्ट कंडीशन है द एरिया शुड हैव मोर देन 0.5% ऑफ टोटल एंडेमिक स्पीसीज ऑफ द वर्ल्ड. उस एरिया में, जो पर्टिकुलर एरिया है, उस एरिया में वर्ल्ड की टोटल एंडेमिक स्पीसीज, चाहे प्लांट एनिमल सभी होती हैं, उनका कम से कम 0.5% होना चाहिए. आई एम अगेन रिपीटिंग द एरिया, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, व्हाट आर द टू नेसेसरी कंडीशंस फॉर डिक्लेयरिंग एन एरिया एज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट. बहुत सीधा सीधा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट किसे बोलते हैं और किसी भी पर्टिकुलर एरिया को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट डिक्लेयर करने की कंडीशंस क्या है. गॉट इट? तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है. तो दो कंडीशंस हैं. पहली है द एरिया शुड हैव मोर देन 0.5% ऑफ टोटल एंडेमिक स्पीसीज ऑफ द वर्ल्ड. उस एरिया में वर्ल्ड की टोटल एंडेमिक स्पीसीज का 0.5% या उससे ज्यादा होना चाहिए. मिनिमम 0.5% होना चाहिए. इन टर्म्स ऑफ नंबर, अगर अपन नंबर्स में इसे काउंट करें तो एटलीस्ट 1500 एंडेमिक स्पीसीज शुड बी प्रेजेंट इन दैट प्लेस. नंबर्स में उस पर्टिकुलर एरिया में कम से कम 1500 एंडेमिक स्पीसीज होनी चाहिए. अगर परसेंटेज वाइज बात करें तो 0.5% ऑफ टोटल एंडेमिक स्पीसीज ऑफ द वर्ल्ड, और नंबर वाइज बात करें तो दैट इज 1500 एंडेमिक स्पीसीज, 1500 या 1500 एंडेमिक स्पीसीज ऑफ द वर्ल्ड उस पर्टिकुलर एरिया में प्रेजेंट होनी चाहिए. सेकंड, 70% ऑफ हैबिटेशन ऑफ दैट एरिया शुड बी डिस्ट्रॉयड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज. उस एरिया का जो ओरिजिनल जो हैबिटेशन है, उस ओरिजिनल हैबिटेशन का एटलीस्ट 70% डिस्ट्रॉय हुआ होना चाहिए ह्यूमन एक्टिविटीज से. मतलब उस एरिया का 70% जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुका हो हैबिटेशन. दैट मीन्स सेकेंड वर्ड में अपन बोले तो उस एरिया में ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण उस एरिया के सर्वाइवल पर क्वेश्चन मार्क बन गया हो. मतलब वो डिस्ट्रॉय होने तक पहुंच गया है ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण. दोनों कंडीशंस होनी चाहिए. पहला 0.5% और दूसरा 70% हैबिटेशन उसका डिस्ट्रॉय होना चाहिए. गॉट इट? क्योंकि हॉटस्पॉट, अब एक सवाल दिमाग में आता है, ये 70% डिस्ट्रॉय होने का क्या लॉजिक है? जब किसी पर्टिकुलर एरिया को हॉटस्पॉट डिक्लेयर किया जाता है, IUCN और CEPF, एक ऑर्गेनाइजेशन है CEPF, वो यहाँ पर ये वर्कआउट करते हैं. तो वो जब डिक्लेयर किया जाता है तो उस कंट्री पर, उस पर्टिकुलर एरिया पर एक फोर्स डाला जाता है कि वहाँ पर मौजूद बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व किया जाए. उसके लिए इंटरनेशनल फंड्स वगैरह अलॉट किए जाते हैं. जो लोकल गवर्नमेंट है या जो नेशनल गवर्नमेंट्स हैं वो उसमें पार्टिसिपेट करती हैं उसके कंजर्वेशन में. वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करती हैं. तो इस पर्टिकुलर पर्पस के कारण से तो वो अगर 70% डिस्ट्रॉय नहीं है तो उसको कंजर्व करने की जरूरत नहीं भाई, नेचुरली वो अपने आप प्रोटेक्टेड है. तो इसलिए ये शर्त यहां पर आती है. These areas which have urgent need of protection and conservation declared at biodiversity hotspots. ऐसे एरियाज जिन्हें प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन की अर्जेंट रिक्वायरमेंट होती है, बहुत अपन बोल सकते हैं एट द टाइम उसको रिक्वायरमेंट है प्रोटेक्शन की, उन्हें बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट डिक्लेयर किया जाता है. क्योंकि मैंने पहले बोल दिया कि इसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बाद में शामिल हो जाते हैं उसके कंजर्वेशन में. इंटरनेशनल प्रोग्राम्स वगैरह रन होते हैं, नेशनल गवर्नमेंट्स के ऊपर प्रेशर आता है, तो यहाँ पर प्रोटेक्शन का इसका जुड़ाव है. ओके, सम ऑफ द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स आर, जो कुछ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं जो मेन हैं, उनके अगर अपन बात करें तो दैट आर
एटलांटिक फॉरेस्ट, सेकंड आता है ईस्ट मलेशियन आइलैंड, थर्ड आता है माउंटेन ऑफ साउथ वेस्ट चाइना, नेक्स्ट आता है आइलैंड ऑफ मेडागास्कर, उसके बाद आता है सेंट्रल अमेरिका, उसके बाद आता है कोलंबिया, दैट इज चोको, दैट सेंट्रल चिली, देन ईस्टर्न हिमालय, देन वेस्टर्न हिमालय, वेस्टर्न घाट, ये दोनों इंडिया में है। ईस्टर्न हिमालय, वेस्टर्न घाट, श्रीलंका, इंडो बर्मा में कुछ पोर्शन इंडिया का इसमें शामिल है। तो ये थ्री जो है वो इंडिया के अंदर है। ओके, इन थ्री का कनेक्शन इंडिया के साथ है। किस किस का? ईस्टर्न हिमालय, वेस्टर्न घाट और इंडो बर्मा। ईस्टर्न हिमालय को कई बार ईस्टर्न घाट भी बोल देते हैं एसएसटी में। ओके, क्लियर? तो दीज आर द सम बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स ऑफ द वर्ल्ड। नाउ अब एक एक करके अपने को इंडिया वाले अपने को रीड आउट करनी है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स ऑफ इंडिया। अगर अपन इंडिया के अंदर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की बात करें तो देयर आर 3+1 4, टोटल 4 है, लेकिन हमारे सिलेबस में 3 है। फर्स्ट आता है ईस्टर्न हिमालय, सेकंड आता है वेस्टर्न घाट, थर्ड आता है इंडो बर्मा और फिर आता है सुंदालैंड। ये 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं इंडिया में, लेकिन जो फोर्थ वाला है वो अभी लेटेस्ट डिक्लेयर किया गया है। और ये बुक्स जो हैं ये 2014 से प्रिंटेड हैं, शायद आई थिंक 2014 या 15 के अंदर ये प्रिंट की गई हैं। 1 मिनट, 2017 में सॉरी, और 18 के अंदर वो डिक्लेयर किया गया तो वो यहाँ पर इंक्लूड नहीं है। तो अपने को एज पर सिलेबस अपने को कंसिडर करना है, इसलिए अपन 3 ही बात करेंगे। ओके, बाकी एक्चुअल में कितने हैं? 3+1 दैट इज 4। फर्स्ट आता है द ईस्टर्न हिमालय बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, पूर्वी हिमालय बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। ओके, अब ध्यान रखना बेटा जी, यहाँ पर हॉटस्पॉट वर्ड है, इसको हिंदी में लिखा जाता है तप्त स्थल। तो अपन हिंदी, कई बार हिंदी का पेपर में नीचे वाली लाइन पढ़ते हैं तो तप्त का मतलब हॉट, हॉट का मतलब गर्म कर आते हैं अपन, तो अपन पहुंच जाते हैं राजस्थान या ऐसे बोलते हैं बोले वो एरिया जहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है। नो, कंसिडर, दिमाग में ढंग से तैयार रखना। हॉट स्पॉट का मतलब जहां पर पर्टिकुलरली कोई चीज ज्यादा होती है उसके लिए वर्ड काम में लिया जाता है हॉट स्पॉट। गॉट इट? तो जहां पर बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है वो बायोडाइवर्सिटी का हॉटस्पॉट हो गया। ओके, फर्स्ट द ईस्टर्न हिमालय बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। दिस हॉटस्पॉट इज स्प्रेड। अच्छा, पहले अपन बात करें, ध्यान रखना बेटा, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में जो अपने को मेनली जो 3 चीजें इनकाउंटर करनी होती हैं। पहला, उसमें स्टेट्स कौन कौन से हैं, और अगर इंटरनेशनल है तो उसमें कंट्रीज कौन कौन सी हैं। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स इंटरनेशनल भी होते हैं। तो फर्स्ट थिंग विच वी हैव कंसिडर दैट द नेम्स ऑफ द स्टेट, दे शुड बी इन आवर आंसर फर्स्ट। सेकंड, उसमें पर्टिकुलर उस एरिया कितना है, उसका एरिया कितना है, कितने स्क्वायर किलोमीटर का वो एरिया है वो। थर्ड, उसके अंदर अगर आपको कंसिडर हो पाए तो आप ये बता सकते हैं कि उसमें प्लांट और एनिमल्स की कितनी कितनी स्पीसीज वहां पर प्रेजेंट है, अगर आप बताना चाहें तो। फोर्थ, एक्चुअल में जो थर्ड ही है, क्योंकि जो अपन ने प्लांट्स एनिमल स्पीसीज की बात की वो अगर याद रहे तो ठीक है, डाटा है वो। फोर्थ, उसमें पाए जाने वाले की एनिमल्स। तो 3 चीजें अपने शामिल होनी चाहिए आंसर में। फर्स्ट, नेम ऑफ द स्टेट्स, फर्स्ट है नेम ऑफ द स्टेट्स, सेकंड आएगा उसमें एरिया, और थर्ड आएगा उसमें की एनिमल्स। नेम ऑफ स्टेट, एरिया एंड की एनिमल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर हॉटस्पॉट। ये 3 चीजें अपने आंसर में इंक्लूड होनी चाहिए। गॉट इट? नाउ लेट यू स्टार्ट इट। The Eastern Himalaya Biodiversity Hotspot. This hotspot is spread in the states of the Eastern Himalaya. ये हॉटस्पॉट जो है, जो ईस्टर्न हिमालय है, ईस्ट हिमालय है, जैसे कि आसाम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, उनके अंदर ये स्प्रेड आउट है, उनके अंदर ये फैला हुआ है। गॉट इट? इट इज स्प्रेड इन 750,000
किलोमीटर स्क्वायर एरिया। ये पर्टिकुलर जो है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, ये 7,50,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में स्प्रेड आउट है। ओके, अबाउट 10,000 प्लांट स्पीसीज आर फाउंड इन दिस एरिया। यहां पर पर्टिकुलरली 10,000 प्लांट स्पीसीज पाई जाती हैं, जिनमें से आई थिंक 3160 प्लांट स्पीसीज आर एंडेमिक, जिनमें से 3160 जो प्लांट स्पीसीज हैं वो एंडेमिक है, यानी कि वर्ल्ड में और कहीं नहीं पाई जाती, इस पर्टिकुलर रीजन में वो लोकेटेड है। गॉट इट। अब आते हैं यहाँ पर वर्ड नेम आते हैं इनके की एनिमल्स के, जो यहाँ पर पर्टिकुलरली पाए जाते हैं। गॉट इट। एनिमल्स की अगर अपन यहाँ पर बात करें तो एनिमल्स की यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 300, नॉट 300 तो केवल मैमल्स की होती है शायद। डाटा है ये बहुत लंबे चौड़े, तो कोई इतना कंसिडर करने की जरूरत नहीं अपने को। फिर भी अगर अपन बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 300 एनिमल स्पीसीज हैं, 997 बर्ड्स हैं और 176 रेप्टाइल्स हैं, 105 एम्फीबियंस हैं, 269 फिशेज हैं जो इस पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं, लेकिन वो अपने को कंसिडर नहीं करना है। की एनिमल्स जो यहाँ पर पर्टिकुलरली पाए जाते हैं, पहला आता है हिमालयन तहर। फर्स्ट वन इज हिमालयन तहर। ओके, ये एक डियर की टाइप का, एक डियर तो नहीं बोलेंगे, काऊ काऊ के एक फैमिलियर मेंबर के अंदर ही आता है। सेकंड आता है गोल्डन लंगूर। थर्ड आता है हुलॉक गिबन। फोर्थ आता है पिग्मी हॉग। फिर बाद में आएगा फ्लाइंग स्क्वेरल। उसके बाद आता है स्नो लेपर्ड। उसके बाद आता है टाकीन। उसके बाद आता है गंगेटिक डॉल्फिन्स। ये इस पर्टिकुलर एरिया के की एनिमल्स हैं। आई एम अगेन रिपीटिंग, हिमालयन तहर, गोल्डन लंगूर, एंड दैट इज हुलॉक गिबन, पिग्मी हॉग, फ्लाइंग स्क्वेरल, स्नो लेपर्ड, टैकीन, गंगेटिक डॉल्फिन एटसेट्रा आर की एनिमल ऑफ दिस हॉटस्पॉट। ये इस हॉटस्पॉट के की एनिमल्स हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गंगेटिक डॉल्फिन पर। इन 2009 गंगेटिक डॉल्फिन जो है, इसे इंडिया की नेशनल वाटर एनिमल डिक्लेयर किया गया। गंगेटिक डॉल्फिन को इंडिया का नेशनल वाटर एनिमल डिक्लेयर किया गया है। केवल और केवल एकमात्र डॉल्फिन है जो इस रीजन में पाई जाती है फ्रेश वाटर में। फ्रेश वाटर में पाए जाने वाली डॉल्फिन के अंदर एक ही नाम आता है, दैट इज गंगेटिक डॉल्फिन। गॉट इट। तो इस ये एक वैसे भी काफी इंपॉर्टेंट एनिमल आता है इकोसिस्टम के लिए। इसकी सेम इंपॉर्टेंस है जैसे कि अगर अपन बात करें तो जैसे टाइगर की इंपॉर्टेंस फॉरेस्ट में है, वैसे ही इंपॉर्टेंस यहाँ पर रिवर्स में गंगेटिक डॉल्फिन की है। तो केवल गंगा के अंदर पाई जाती है, इसलिए गंगेटिक डॉल्फिन इसको अपन बोलते हैं। ओके, तो ये ध्यान रखना, गंगेटिक डॉल्फिन was declared as India's national water animal in 2009. Okay. सेकेंड आता है द वेस्टर्न घाट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। सेकेंड आएगा वेस्टर्न घाट। दिस इज लाइंड अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इंडिया के जो वेस्टर्न कोस्ट है, यानी कि गुजरात से लेकर जो केरला साइड में अपन चलते हैं, उस पर्टिकुलर एरिया में ये स्प्रेड आउट है। ओके, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हॉटस्पॉट ऑफ द वर्ल्ड। ये वर्ल्ड का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हॉटस्पॉट है। वो क्यों है उसका डाटा यहां पे आ जाएगा। इट इज स्प्रेड अबाउट 1,60,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया। ये इसका जो एरिया है वो कितना है, 1,60,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया। इट इंक्लूड्स स्टेट्स ऑफ द गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड केरला। ये जो स्टेट्स हैं ये इस बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के अंदर इंक्लूडेड हैं। कौन कौन से, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु एंड केरला। ये स्टेट्स इसमें इंक्लूड होते हैं। गॉट इट।
This hotspot consists 5916 plant species, out of which more than 50% are endemic. ये है वो लाइन. यहां पर प्लांट्स की 5916 स्पीसीज पाई जाती हैं, जिसमें 50% जो है वो एंडेमिक है, यानी कि वर्ल्ड में और कहीं नहीं पाई जाती. तो सब अगर डेंसिटी वाइज बात की जाए, अगर एंडेमिक स्पीसीज की डेंसिटी वाइज बात की जाए, तो यहां पर 50% और उससे ज्यादा तो एंडेमिक है. इसलिए ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हॉटस्पॉट ऑफ द वर्ल्ड, इसलिए वर्ल्ड के एक बहुत इंपॉर्टेंट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में ये शामिल है. प्लस इस पर्टिकुलर एरिया में if you consider the development, then human activities are much more than any other biodiversity hotspot. इस पर्टिकुलर एरिया में ह्यूमन एक्टिविटीज भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि अगर आप इंडस्ट्रियल हब की बात करें इंडिया में, तो गुजरात महाराष्ट्र दोनों इसके अंदर इंक्लूड हैं. इधर साइड में चलेंगे तो केरल तमिलनाडु वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड हो गए, कर्नाटका ऑल्सो. तो जो हमारे जो इंडस्ट्रियल जो पर्टिकुलर रीजन है, जहां पर हमारे काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रीज हैं, काफ़ी ज़्यादा जो पोर्ट जो फंक्शन है, हार्बर्स हैं, वो सब यहाँ पर है. तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर फॉरेस्ट का डिग्रेडेशन हुआ है. ओके, इसलिए ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एक हॉटस्पॉट है वर्ल्ड का. नाउ अब इसके अंदर अपन बात करें पर्टिकुलर एनिमल्स की, तो दैट इज मालाबार किवेट, एशियाटिक एलिफेंट, मालाबार किवेट दैट इज मालाबार गंद बिलाव, मतलब बिल्ली की फैमिली होगी, कैट फैमिली, लेकिन इसमें स्मेल आती है. एशियाटिक एलिफेंट दैट इज मालाबार ग्रे हॉर्नबिल, नीलगिरी तहर, लॉयन टेल मकैक मंकी, ओके, एटसेट्रा आर इट्स की एनिमल. ये यहां पर पर्टिकुलरली पाए जाने वाले की एनिमल्स हैं. क्लियर? नाउ आफ्टर दैट द थर्ड वन दैट इज इंडो बर्मा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट. ये इंटरनेशनल हॉटस्पॉट है जो वर्ल्ड के एक बहुत बड़े एरिया में स्प्रेड आउट है. दिस हॉटस्पॉट्स cover about 23,73,000 kilometer square area and spread in the tropical East Asia, covering part of the Cambodia, Laos, Myanmar, Thailand, Vietnam, Malaysia, China and some part of India. अगर अपन इसके स्प्रेडिंग की बात करें, तो ये वर्ल्ड के बहुत बड़े बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स के अंदर इसको शामिल किया जाता है. और इसमें जो कवर्ड एरियाज हैं उनमें आते हैं ईस्ट एशिया, जो है ट्रॉपिकल ईस्ट एशिया की जो फॉरेस्ट हैं वो इसमें आते हैं, जिसमें कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया, चाइना और इंडिया. इंडिया के अंदर अपन पर्टिकुलर रीजन्स की बात करें तो जो अंडमान निकोबार आइलैंड जो हैं वो इसके अंदर इंक्लूड किया गया. तो इंडिया में इसका पार्ट कम है, बाकी जो ये जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं वो इसके अंदर इंक्लूड की गई हैं. इट कंसिस्ट 13,500 प्लांट स्पीसीज. इसमें 13,500 प्लांट स्पीसीज, 433 मैमल्स, 1,266 एम्फीबियंस, 1,262 फिश स्पीसीज यहाँ पे पर्टिकुलरली इंक्लूड होती हैं. गॉट इट? तो ये यहाँ पर इसमें शामिल है. अगर अपन इसके एनिमल्स की अपन बात करें की एनिमल्स की, तो दैट इज साउल, डियर, कैट बालंगूर, फिशिंग कैट, जायंट एबिस, स्पून बिल्ड सैंड पाइपर, सारस क्रेन. दीज आर इट्स की एनिमल्स. ये जो एनिमल्स हैं ये इसके की एनिमल्स के तौर पर कंसिडर किए जाते हैं. गॉट इट? जैसे साउस है, ये तो केवल म्यांमार में पाया जाता है. ओके, नाउ अब आता है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन मोर इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज एंडेमिक स्पीसीज. किन्हें बोलते हैं? जो अभी अपन ने पर्टिकुलर डेफिनेशन की बात की थी, वो पर्टिकुलर स्पीसीज, वो स्पीसीज जो कि वर्ल्ड के एक पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती हैं, यानी कि जिनका डिस्ट्रीब्यूशन या एक्सटेंशन
फैलाव जो है वो एक पर्टिकुलर एरिया में, एक लिमिटेड या स्पेसिफिक एरिया में होता है, दैट आर कॉल्ड एंडेमिक स्पीसीज। गॉट इट? तो अपन बोल सकते हैं स्पीसीज विच आर फाउंड इन ए पर्टिकुलर एरिया आर कॉल्ड एंडेमिक स्पीसीज। वो स्पीसीज जो वर्ल्ड के एक पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती हैं, वर्ल्ड के एक पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती हैं, एंडेमिक स्पीसीज कहलाती हैं। या दोज स्पीसीज whose डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सटेंशन इज लिमिटेड टू ए स्पेसिफिक एरिया, वो स्पीसीज जिनका डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सटेंशन जो है वो वर्ल्ड के एक लिमिटेड एरिया में होता है। कहां पर होता है? वर्ल्ड के लिमिटेड एरिया में होता है, आर कॉल्ड एंडेमिक स्पीसीज। उन्हें क्या कहा जाता है? एंडेमिक स्पीसीज बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अपन बात करें, पर्टिकुलरली अपन जैसे कंसिडर करें तो लेमूर ऑफ मेडागास्कर आइलैंड, मेडागास्कर आइलैंड में पाए जाने वाले लेमूर्स, या मेटासिकोया प्लांट ऑफ चाइना। सेकंड क्या है? मेटासिकोया प्लांट ऑफ चाइना, नीलगिरी तहर एंड लॉयन टेल मकैक मंकी ऑफ वेस्टर्न घाट ऑफ इंडिया। इंडिया के अंदर जो नीलगिरी तहर और लॉयन टेल मकैक जो कि वेस्टर्न घाट एरिया में पाए जाते हैं, तो ये पर्टिकुलर एरिया में ही लोकेटेड हैं। लेमूर केवल मेडागास्कर में मिलते हैं और कहीं नहीं मिलते। ओके, इसी तरह से मेटासिकोया प्लांट जो वो चाइना के पर्टिकुलर, चाइना का जो पर्टिकुलर जो रीजन है उसके अंदर ही ये पाए जाते हैं। वो भी चाइना के एक पर्टिकुलर वैली में ही है, स्टेट भी नहीं, केवल वैली के अंदर। नीलगिरी तहर और लॉयन टेल मकैक जो वेस्टर्न घाट में पाए जाते हैं, तो ये पर्टिकुलर एरियाज में पाए जाते हैं। एंड नाउ द क्वेश्चन कम्स इन आवर माइंड दैट व्हाई एनी स्पीसीज बिकम एंडेमिक। एक पर्टिकुलर स्पीसीज एंडेमिक क्यों हो जाती है? उसका रीजन है वहां पर मौजूद अदर स्पीसीज के साथ उसका इंटरेक्शन, और साथ में उस पर्टिकुलर एरिया का क्लाइमेटिक और जियोग्राफिकल कंडीशंस। भाई हर एक पर्टिकुलर स्पीसीज एक पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशंस उसको रिक्वायर्ड होती हैं, जो मे बी पॉसिबल वर्ल्ड में और कहीं नहीं मिले उसको। ये रीजन हो सकता है। या दूसरा, वहां पर पाए जाने वाले स्पीसीज के साथ उसका इंटरेक्शन, मतलब जैसे फूड चेन है उसी के, अपन जैसे सिंपल जो अपन आगे बात करेंगे एग्जांपल, उसको पहले मैं कंसिडर कर लेता हूं ताकि आप देख लें। डोडो नाम का बर्ड, डोडो नाम का एक बर्ड हुआ करता था जो पाया जाता था, पर्टिकुलरली अपन बात करें तो डोडो जो है ये मॉरिशियस के एक आइलैंड पे पाया जाता था। अब इसका वहां पर पाए जाने वाले प्लांट की एक स्पीसीज थी, उसके साथ बहुत कनेक्शन था। उसके शीड्स को ये फूड के तौर पर यूज करता था डोडो बर्ड। अच्छा, उसके शीड्स जो थे उनके ऊपर हार्ड कवरिंग होती थी, तो डोडो बर्ड जब उनको इंटेक करता था, डाइजेस्ट करता था, तो हार्ड कवरिंग डाइजेस्ट हो जाती थी और शीड जो है वो बाहर आता था और उससे प्लांट उगता था। तो अब यहां पर दोनों की स्पीसीज के बीच में इंटरकनेक्शन हो गया। अच्छा, हुआ क्या? डोडो बर्ड एलिमिनेट हो गया ह्यूमन हंटिंग के कारण। इसका रिजल्ट वो पर्टिकुलर प्लांट स्पीसीज का भी एलिमिनेशन वहां पर हो गया। गॉट इट? तो इस तरीके से ये एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं। ओके, कंसिडर नाउ the main reasons of the endemic nature of a species are the interconnection with other species, other species के साथ जो उनका इंटरेक्शन है, क्लाइमेटिक एंड जियोग्राफिकल कंडीशन, उसके अलावा वहां पर्टिकुलर एरिया की जो क्लाइमेटिक और जियोग्राफिकल कंडीशंस हैं, दीज आर द रीजंस ऑफ एंडेमिक नेचर ऑफ ए स्पीसीज। ये किसी भी स्पीसीज के एंडेमिक नेचर का रीजन होते हैं। ड्यू टू लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन द एंडेमिक स्पीसीज आर एट हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन होने के कारण वर्ल्ड में पर्टिकुलर एरिया में ही है, इसलिए इनका एक्सटिंक्शन का बहुत ज्यादा रिस्क रहता है। दे आर एट हाई रिस्क, विलुप्त या खत्म होने का एक बहुत बड़ा रिस्क इनके साथ रहता है। देयरफॉर दे नीड स्पेशल अटेंशन टू देयर कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन। इसीलिए इन्हें, इन पर्टिकुलर स्पीसीज को स्पेशल अटेंशन की रिक्वायरमेंट होती है उनके प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन के लिए। अगर ऐसा ना हो तो किस तरीके से एलिमिनेट होते हैं, तो उसका एग्जांपल है डोडो बर्ड। फॉर एग्जांपल,
Dodo bird was an endemic species of an island of Mauritius. डोडो बर्ड जो है ये मॉरिशियस के एक आइसलैंड का एंडेमिक स्पीसीज था, यानी कि वहीं पर ये पाया जाता था. इट वॉज फर्स्टली डिस्कवर्ड इन द ईयर 1658. इसे 1658 के अंदर सबसे पहले देखा गया था. बट ड्यू टू इंक्रीज्ड ह्यूमन एक्टिविटीज एंड हंटिंग it become extinct in 1681. That means only 23 years ये एलिमिनेट हो गया. कहा जाता है इसका मीट जो था वो काफी टेस्टी होता था, तो इसकी हंटिंग बहुत ज्यादा हुई, जिसका रिजल्ट ये नेचर से बहुत फास्ट स्पीड के साथ एलिमिनेट हो गया. इंडिया इज रिच इन एंडेमिक स्पीसीज. इंडिया जो है वो एंडेमिक स्पीसीज में काफी ज्यादा रिच है, यानी कि बहुत ज्यादा एंडेमिक स्पीसीज पर्टिकुलरली यहाँ पर पाई जाती है. मोस्ट ऑफ द एंडेमिक स्पीसीज ऑफ इंडिया आर फाउंड इन द वेस्टर्न घाट, नॉर्दर्न ईस्ट हिमालय, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. इंडिया के जो ज्यादातर एंडेमिक स्पीसीज हैं वो वेस्टर्न घाट में, नॉर्थ ईस्ट हिमालय और अंडमान निकोबार आइलैंड में पाई जाती हैं. इन इंडिया 44 species of mammals, 55 species of birds, 187 species of reptiles, 110 species of amphibians and 5150 species of the plant are endemic. यानी कि ये पर्टिकुलरली इंडिया में ही लोकेटेड है, इंडिया में ही पाई जाती है. गॉट इट? तो ये जो डाटा है अगर याद हो पाए तो बहुत अच्छी बात है. These data are showing that India is rich in endemic species. Okay. About the importance of biodiversity, we will discuss in next class. Okay. Hope you like it. Thank you.